चलो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। कल का लेक्चर कब रहेगा? इवनिंग 6 to 7। ठीक है, इवनिंग 6 to 7। ओके, चलो। और तुम्हारा एग्जाम जो नीट का है, तुम्हारा एग्जाम जो नीट का होने वाला है वो जून जुलाई में होगा। जून में ही तुम लोग एज्यूम करो। तुम्हारा जो नीट का एग्जाम है थोड़ा तो आगे जाएगा पक्का, लेकिन कितना आगे जाएगा अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। मेरे हिसाब से कितना, ये सितंबर में हुआ है, इस टाइम का नीट सितंबर में हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम का नीट जून जुलाई में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तुम लोग स्टडी करना चालू करो। ठीक है, चलो। तो क्या है, किधर तक आए थे हम लोग? देखो किधर तक आए थे, कल क्या क्या हुआ था देखो एक बार। चलो थोड़ा थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद में उसका और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूं। चलो लिखो क्या है। कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। चलो लिखो, कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। conditions for steady interference pattern. Conditions for steady interference pattern. Conditions for steady interference pattern. तो देखो क्या है, यहां पर है स्क्रीन, यहां पर है स्क्रीन, यहां पर है व्हाइट पेपर है, यहां पर ऐसा एक व्हाइट पेपर है, इधर भी सेम व्हाइट पेपर है, और इधर एक होल किया है और यहां पर एक होल किया है। इसको बोलते हैं स्लिट्स। दोनों जगह पे होल किया है, यहां पर एक होल है और यहां पर एक होल है। इसको क्या बोलते हैं? स्लिट्स बोलते हैं। फिर इसके पहले भी एक स्लिट रहता है, इसके पहले एक स्लिट रहता है, और इधर एक सोर्स रहता है लाइट का। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो थॉमस यंग ने किया था, उसका अरेंजमेंट ऐसा रहता है। यहां पर सोर्स ऑफ लाइट, फिर यहाँ पे एक होल, फिर यहाँ पे दो होल्स, और उसके बाद यहाँ पर है स्क्रीन। ठीक है, ओके। तो इधर से लाइट आता है, पहले इधर से लाइट आता है, फिर लाइट स्प्रेड होता है, फिर इस होल से थोड़ा लाइट निकलता है और इस होल से थोड़ा लाइट निकलता है, फिर ये लाइट स्प्रेड होता है इस स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। अगर अभी जो मैं दे रहा हूं वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो है तो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इंटरफेरेंस तो होता है लेकिन दिखता नहीं उसका पैटर्न। इंटरफेरेंस कब होता है? दो वेव्स का मिक्सिंग होकर एम्पलीट्यूड बढ़ता है या फिर एम्पलीट्यूड कम होता है। दो वेव्स का मिक्सिंग होने के बाद एम्पलीट्यूड बढ़ता है या फिर एम्पलीट्यूड कम होता है। वो तो नॉर्मली होते रहते हैं, ऑलवेज होते रहता है, लेकिन वो दिखता कब है? जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अभी इधर एक इस वॉल पे मेरे एक ट्यूब है, इस वॉल पे एक ट्यूब है, दोनों ट्यूब एट ए टाइम मैंने अगर चालू किया, नहीं चालू करता अभी मैं, तुम लोग फी नहीं भरते इसलिए मैंने चालू नहीं करता। ये 40 वैट का है, 20 वैट का है, 60 वैट रोज कौन खर्चा करेगा लाइट का? तो इसलिए मैं, ये एक ही ट्यूब था इधर, ये ट्यूब एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया मैंने, ताकि मैं सोचा कि एकदम मस्त लेक्चर करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर, पैसे बच्चे भरेंगे तो घर पे बैठ के मस्त मजा करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी सोचा कि ठीक है, क्या है, बच्चे भी कम फीस भर रहे, तो ये ट्यूब बंद कर दिया। छोड़ो, वो स्टोरी अलग है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो छोड़ो, स्टोरी क्या है, वो स्टोरी अलग है। अभी मैं बोल रहा हूँ इधर एक ट्यूब है और इधर एक ट्यूब है, तो अगर दोनों चालू किया तो दोनों से लाइट आता है, इधर गिरता है, दोनों ट्यूब से लाइट आता है, यहाँ पर गिरता है। तो यहाँ पर लाइट आने के बाद दोनों का इंटरफेरेंस होता है, दोनों का क्या होता है? मिक्सिंग होता है। इधर का लाइट जो आ रहा है और उधर का जो लाइट आ रहा है, इधर मिक्सिंग होता है। लेकिन इस बोर्ड पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है क्या? नहीं दिखता। इस बोर्ड पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुआ है। इंटरफेरेंस हो रहा है क्या? मिक्सिंग ऑफ वेव्स हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। उधर का एक वेव आता है लाइट का यहाँ पर, उधर से भी वेव आ रहा है लाइट का, और इस ट्यूब से भी वेव आ रहा है, दोनों का इधर मिक्सिंग हो रहा है।
लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या है, बीच में ऐसा ब्राइट बैंड दिखेगा। अगर समझो इधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो लाइट आ रहा है, इन दोनों का अगर यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है तो कैसा दिखेगा, बीच में दिखेगा एकदम ब्राइट बैंड। अगर ये रेड कलर का लाइट है, ये भी रेड कलर का लाइट है, तो बीच में एकदम रेड 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 दिखेगा, सेंट्रल ब्राइट। उसके ऊपर फिर रेडनेस कम 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 दिखेगा, तो इधर बीच में बहुत ज्यादा रेड दिखेगा, फिर रेडनेस कम 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 कम, इधर डार्क दिखेगा बैंड, फिर रेडनेस बढ़ेगा 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 फुल डार्क, फिर रेडनेस कम 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 फुल ब्लैक, फिर रेडनेस बढ़ेगा बढ़ेगा फुल रेड, फिर रेडनेस कम कम। तो ऐसा बैंड्स दिखता है, ऐसा बैंड्स दिखता है। ठीक है, ओके। अब कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, दे लिखो, हेडिंग लिखा, चलो हेडिंग लिखा, कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, conditions for steady interference pattern, conditions for steady interference pattern। तो नंबर 1 कंडीशन है, सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, सोर्सेस शुड बी, चलो लिखो, सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, sources should be coherent। ठीक है, पेज नंबर पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। अभी कोहेरेंट का मतलब क्या है, कोहेरेंट का मतलब है कि इधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो लाइट आ रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस सेम हो। कोहेरेंट का मतलब क्या है, इधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो लाइट आ रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस सेम हो या फिर जीरो हो, फेज डिफरेंस नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, इधर का जो वेव स्टार्ट होता है, समझो अगर ऐसे होता है, इधर एक वेव आता है इधर से और यहाँ पर एक वेव आता है नीचे से, देखो क्या, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वैसा होगा, लेकिन मैं एक पॉइंट ले रहा हूं पर्टिकुलर। एट दिस पॉइंट वन वेव कम्स फ्रॉम अपर स्लिट एंड सेकेंड वेव कम्स फ्रॉम लोअर स्लिट। तो अगर ये वाला वेव ऐसा स्टार्ट होता है तो ये नीचे वाला वेव भी ऐसा ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये भी जीरो से, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, जीरो का। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, जीरो का। तो हमेशा फेज डिफरेंस जीरो ही रहना चाहिए, तो हमेशा फेज डिफरेंस जीरो ही रहना चाहिए। फेज डिफरेंस जीरो नहीं है तो भी चलता है, लेकिन जो है वो सेम रहना चाहिए। समझो ऐसा है, ये वाली वेव स्टार्ट होते वक्त ऊपर चढ़ती है फिर नीचे आती है, ये वाली वेव स्टार्ट होते वक्त पहले ऊपर चढ़ती है फिर नीचे आती है, ये वाली वेव स्टार्ट होते वक्त पहले नीचे जाती है फिर ऊपर चढ़ती है, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, बोलो, कमेंट करो, बोलो मुझे, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, बोलो, कमेंट करो कितना है। अरे चलना, तो कितना है, पाई का फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है, पाई का। ये वेव है, उसके बराबर ये उल्टा वेव है, ये पहले ऊपर जाता है तो ये पहले नीचे जाता है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहता है, पाई का, 180 डिग्रीज का। तो इनके बीच में ये ऊपर वाला वेव और नीचे वाला वेव, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहता है, पाई का, 180 का। तो 180 का फेज डिफरेंस है, हाँ चलता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा 180 का ही रहना चाहिए। लेकिन हमेशा फेज डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, 180 का। मतलब 1 मिनट के बाद
अभी ये इधर से एक वेव निकला, इधर से एक वेव निकला, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 मिनट के बाद, वॉच में 1 मिनट हो गया, उसके बाद भी इधर से वेव आएगा ना, कंटिन्यूअसली आएगा। इधर से वेव कंटिन्यूस जा रहा है तो इधर से भी वेव कंटिन्यूस जाएगा। तो 1 मिनट के बाद यहां से जो वेव आने वाला है और यहां से जो वेव आने वाला है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 180 ही चाहिए। 1 घंटे के बाद देखोगे, 1 घंटे के बाद देखोगे, 1 घंटे इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, अभी 1 आवर के बाद देखने का, 1 आवर के बाद भी इधर से जो वेव आ रहा है और इधर से जो वेव आ रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का चाहिए? 180 का ही चाहिए। फेज डिफरेंस 90 का है इनके बीच में तो भी चलता है। 90 का फेज डिफरेंस कैसे दिखता है? देखो ऐसे दिखता है, एक ऐसा जा रहा है बराबर उल्टा, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज या फिर फेज डिफरेंस 180 का। ये भी ऊपर चढ़ के नीचे, ये भी ऊपर चढ़ के नीचे, जो पहले मैंने ड्रॉ किया था वैसा ऊपर चढ़ के नीचे, तो वो क्या बोलते हैं? इन फेज। इन फेज या फिर फेज डिफरेंस कितना? 0। 90 का फेज डिफरेंस कैसा दिखता है? 90 का ऐसा दिखता है, ये 90 का फेज डिफरेंस ऐसा दिखता है, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो ये वेव और ये वेव, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 90 का। हाँ 90 का है तो भी चलता है, कितना भी फेज डिफरेंस रहने दो, लेकिन क्या चाहिए? फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए, तभी इधर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। अभी इधर क्या है? इधर एक मेरे पास ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, दोनों मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें क्या है? इधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो लाइट आ रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। समझो इस इधर से जो वेव आया, इधर से जो वेव आया, इस पॉइंट पे इधर से एक वेव आया, इधर से एक वेव आया, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस अभी 0 है। कुछ टाइम के बाद फेज डिफरेंस 90 होता है, कुछ टाइम के बाद फेज डिफरेंस 30 होता है, कुछ टाइम के बाद फेज डिफरेंस 180 होता है। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, तो इधर पैटर्न नहीं दिखेगा, तो इधर पैटर्न नहीं दिखेगा। हाँ इंटरफेरेंस होता है, वो मिक्सिंग ऑफ वेव्स होता है, लेकिन पैटर्न नहीं दिखेगा। फिर क्या? एवरेज आउट हो जाएगा, सब जगह पे इंटेंसिटी सेम दिखता है, तो हर जगह पे इंटेंसिटी हमको बोर्ड पे क्या दिख रहा है? सेम दिखता है, तो अच्छा पैटर्न नहीं दिखेगा। बैंड्स कैसा? डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, ऐसा पैटर्न नहीं दिखेगा। तो पहला कंडीशन क्या है? सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का डेफिनेशन बोर्ड बुक में, एसएससी का बोर्ड बुक जो पुराना था, अभी नया बोर्ड बुक मैंने देखा नहीं है, जो पुराना बोर्ड बुक था उसमें क्या है, वो वही तुम्हारे पास रहने का चांसेस है। तो बोर्ड बुक में कोहेरेंट का डेफिनेशन गलत दिया है, वहां पर क्या दिया है? कुछ तो फ्रीक्वेंसी सेम दिया है, ऐसा नहीं रहता। कोहेरेंट का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। तो चलो लिखो, कोहेरेंट का मीनिंग क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी कांस्टेंट। चलो लिखो, फेज डिफरेंस बिटवीन ओमेगा अलग है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ओमेगा फेज डिफरेंस से रिलेटेड नहीं है। कोहेरेंट का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी कांस्टेंट। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी कांस्टेंट। फेज मतलब जो ब्रैकेट में रहता है, साइन के बाद ब्रैकेट आता है, कॉस के बाद जो ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर का जो एंगल रहता है उसको फेज बोलते हैं। ब्रैकेट के जो अंदर का एंगल रहता है ओमेगा टी प्लस फाइव, पूरा मिलके ओमेगा टी प्लस फाइव, पूरा जो अंदर रहता है उसको फेज बोलते हैं। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं चाहिए। अगर वेव का इक्वेशन ऐसा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये अंदर जो रहता है उसको फेज बोलते हैं, जो अंदर रहता है उसको फेज बोलते हैं। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो पहला वाला इधर से जो वेव आ रहा है वो, और इधर से जो वेव स्टार्ट हो रहा है वो, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, ओके। देन सेकेंड लिखो, सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो, सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। थोड़ा लेक्चर में आज के मेरा एनर्जी ज्यादा दिख रहा है क्या? मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, वो स्कूल का न्यूज सुन के थोड़ा एनर्जी आ गया ऐसा लग रहा है।
चलो क्या, सेकेंड लिखो, सेकेंड, सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक, sources should be monochromatic. तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर का लाइट चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल कलर का लाइट चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन लिखने का जरूरत नहीं, सिंपल है, मोनोक्रोमा, क्रोमा मतलब कलर रहता है। तो इधर से जो लाइट आ रही है वो रेड है और इधर से जो लाइट आ रही है वो ग्रीन है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस तो होता है, मिक्सिंग ऑफ वेव्स तो होता है, सुपर पोजिशन तो होता है, लेकिन पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होता। पैटर्न मतलब ऐसा डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, ऐसा पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होता। तो मोनोक्रोमेटिक चाहिए, इधर का जो लाइट है और इधर का जो लाइट है उनका वेवलेंथ क्या चाहिए? सेम। तो दोनों का लैम्बडा क्या चाहिए? सेम चाहिए। ठीक है। अभी इधर अपने केस में क्या है, इधर एक ट्यूब है, मैं बोल रहा हूं इधर एक ट्यूब है, ये व्हाइट कलर का ट्यूब है, ये भी व्हाइट है। तो इसमें ये कितना कलर्स छोड़ रहा है? व्हाइट कलर छोड़ रहा है, मतलब 7 कलर्स ऑफ लाइट छोड़ रहा है। तो इधर से भी कितना आ रहा है? 7 कलर्स। तो ऐसा वाला लाइट अगर है तो वो पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करता। लाइट सिंगल कलर का चाहिए। इधर से रेड है तो ये भी रेड चाहिए, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, वो तो प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? मोनोक्रोमेटिक चाहिए। चलो थर्ड प्रॉब्लम लिखो, थर्ड क्या कंडीशन है? लाइट शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। चलो नंबर 3 कंडीशन, लाइट शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। लाइट शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। लाइट शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। अगर ये वाली लाइट अनपोलराइज्ड है तो ये भी अनपोलराइज्ड चाहिए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अनपोलराइज्ड है, ये भी अनपोलराइज्ड है, चलता है। ये पोलराइज्ड है वर्टिकल, ये भी पोलराइज्ड है वर्टिकल, तो भी चलता है। ये पोलराइज्ड है हॉरिजॉन्टल, ये भी पोलराइज्ड है हॉरिजॉन्टल, तो भी चलता है। लेकिन ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। ये हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड है, ये वर्टिकली पोलराइज्ड है, मतलब ये कर रहा है वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टली, इसका वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टली चल रहा है ऐसा, और इसका वाइब्रेशन वर्टिकली चल रहा है, तो नहीं जमेगा। दोनों का दोनों का पोलराइजेशन कैसा चाहिए? सेम चाहिए। दोनों का पोलराइजेशन कैसा चाहिए? सेम चाहिए। ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखो, सोर्सेस शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल इंटेंसिटी। सोर्सेस शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, sources should have equal amplitude or equal intensity. Sources should have equal amplitude or equal intensity. Sources should have equal amplitude or equal intensity. तो इधर से जो लाइट है, इधर से जो लाइट है, दोनों का इंटेंसिटी क्या चाहिए? सेम। सेम नहीं है तो भी पैटर्न प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर सेम है तो बहुत अच्छा पैटर्न प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अगर इधर का और इधर का इंटेंसिटी सेम नहीं है तो भी पैटर्न प्रोड्यूस होता है। इंटरफेरेंस का पैटर्न, इंटरफेरेंस तो हमेशा ही होता है और पैटर्न भी प्रोड्यूस होता है। अगर इंटेंसिटी सेम नहीं है, मतलब इंटेंसिटी सेम नहीं है मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होगा। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड रिलेटेड रहता है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड डबल, इंटेंसिटी 4 टाइम्स, एम्पलीट्यूड हाफ, इंटेंसिटी 1/4।
तो इंटेंसिटी सेम नहीं है तो भी पैटर्न प्रोड्यूस होता है, लेकिन एकदम सुपर पैटर्न प्रोड्यूस होने के लिए, एकदम मस्त पैटर्न प्रोड्यूस होने के लिए इंटेंसिटी क्या चाहिए? सेम। अगर इंटेंसिटी सेम है तो ब्राइट बहुत ब्राइट दिखता है और डार्क एकदम ही ब्लैक दिखता है। इंटेंसिटी सेम है तो ब्राइट ब्राइट दिखता है और डार्क वाला पूरा का पूरा डार्क ब्लैक ही दिखता है। अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो क्या ब्राइट तो ब्राइट ही दिखेगा, लेकिन डार्क क्या होता है? थोड़ा फेंट होता है। तो ब्राइट फुल रेड दिखेगा, अगर रेड कलर का लाइट है तो ब्राइट फुल रेड और डार्क कम रेड दिखेगा, थोड़ा इंटेंसिटी कम। लेकिन अगर इंटेंसिटी सेम सेम है तो ब्राइट ब्राइट तो दिखेगा, ये हमेशा दिखता है वो, लेकिन डार्क बैंड पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा, नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एकदम सुपर पैटर्न दिखने के लिए इंटेंसिटी क्या चाहिए? सेम चाहिए। चलो नेक्स्ट कंडीशन लिखो, क्या है? सोर्सेस शुड बी नैरो। चलो नेक्स्ट कंडीशन लिखो, सोर्सेस शुड बी नैरो। सोर्सेस शुड बी नैरो। Sources should be narrow. Sources should be narrow. अब sources should be narrow का मतलब क्या है? इधर का जो होल है, ऐसा बड़ा होल नहीं चाहिए, इतना बड़ा होल, इधर से इतने बड़े होल से लाइट आएगा ऐसा नहीं चाहिए। इधर का जैसा है छोटा ही कट चाहिए, इतना ही छोटा कट चाहिए। इधर ऐसा पूरा फाड़ के नहीं रखने का, थोड़ा कट मारने का। ओके, सोर्स ऐसा बड़ा नहीं चाहिए, नैरो चाहिए, छोटा चाहिए। ठीक है, सोर्सेस क्या चाहिए? नैरो चाहिए। नेक्स्ट लिखो, जो सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, जो सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस रहता है, इधर का सोर्स ऑफ लाइट और इधर का सोर्स ऑफ लाइट, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो स्मॉल डी क्या चाहिए? स्मॉल चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस कम चाहिए। और ये स्लिट्स और ये स्क्रीन, इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो बड़ा डी बड़ा चाहिए, सिंपल कैसे याद रखने का? बड़ा डी बड़ा चाहिए और स्मॉल डी स्मॉल चाहिए। स्मॉल डी शुड बी स्मॉल एंड लार्ज डी शुड बी लार्ज। ओके, चलो लिखो क्या है? चलो लिखो, स्मॉल डी शुड बी स्मॉल। डायग्राम में ऐसा शो करो, जो पुराना डायग्राम है उधर दिखाया तो भी चलेगा। सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी और स्क्रीन एंड स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी। चलो नेक्स्ट वाला लिखो, स्मॉल डी शुड बी स्मॉल एंड कैपिटल डी शुड बी स्मॉल डी शुड बी स्मॉल एंड लार्ज डी शुड बी लार्ज। ऐसा ही लिखो। लार्ज मतलब अभी लार्ज, इसको लार्ज नहीं बोलते, लेकिन याद रखने के लिए स्मॉल डी शुड बी स्मॉल and capital D should be large. Capital D should be large and small d should be small.